नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कोर्ट अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसको लेकर अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कोर्ट में अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है। आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई चल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कोर्ट अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहेल रिजवी जी जुड़े हुए हैं। सोहेल रिजवी जी, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि अभी अभी जो शाइस्ता परवीन की अर्जी है वो खारिज कर दी गई। एक बड़ी खबर है, इंडिया वॉइस अपने दर्शकों के लिए बता रहा है कि शाइस्ता परवीन की जिस अर्जी पर आज सुनवाई हुई थी, दरअसल शाइस्ता परवीन की तरफ से एक अर्जी लगाई थी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए, जिसको लेकर के आज सुनवाई पूरी हुई थी और अब से थोड़ी देर बाद फैसला आना था, जो फैसला अब आ चुका है। और शाइस्ता परवीन की उस अर्जी को फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक बड़ा झटका कह सकते हैं शाइस्ता परवीन को लगा है इस पूरे मामले में। शाइस्ता परवीन फिलहाल 25,000 रुपए की इनामी है, वो फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीम उन्हें लगातार तलाश कर रही है। इस बीच उन्होंने कानूनी रूप से बचाव के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिस अर्जी पर अब से कुछ देर पहले सुनवाई हुई थी और थोड़ी देर बाद फैसले आने की बात हो रही थी, लेकिन अब फैसला आ चुका है। दर्शकों के लिए बता दें कि फिलहाल शाइस्ता परवीन को एक बड़ा झटका लगा है एमपी एमएलए कोर्ट से। उनको जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं एसटीएफ और पुलिस की टीम उन्हें सरगर्मी से तलाश कर रही है। उनके लिए लगातार गिरफ्तारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक रूप से उन्होंने बसपा ज्वाइन किया था और मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती थी, बसपा ने भी कहीं ना कहीं उनसे किनारा कशी कर ली है। उनके बारे में अब सीधे तौर पर कुछ भी बात करने से बसपा भी कतरा रही है। ऐसे में इस झटके के साथ ही एक साफ हो चुका है कि अब राजनीतिक रूप से भी उनके रास्ते फिलहाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी भी पुलिस और एसटीएफ उन्हें तलाश कर रही है। कानूनी रूप से जो उन्होंने अपनी बचाव के लिए याचिका दाखिल की थी अग्रिम जमानत की, उसको खारिज कर दिया गया है। तो दीक्षा कह सकते हैं कि ये एक बड़ा झटका है जो आज अभी अब से कुछ देर पहले ही जब सुनवाई हुई थी तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी और अब उस पर मोहर लग गई है एमपी एमएलए कोर्ट से। दीक्षा शोएब जी, हर जगह से शाइस्ता परवीन को झटका मिल रहा है, चाहे बीएसपी की टिकट लेकर उनको भी वहां भी झटका मिला, इधर कोर्ट ने भी उनको झटका दे दिया, उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब अगला कदम क्या होगा शाइस्ता परवीन का? देखिए, फिलहाल अभी कानूनी रूप से उनके पास से इसकी ऊपर की अदालत में जाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में उन्हें झटका लगा है, फिलहाल एसटीएफ और जो पुलिस की टीम उन्हें तलाश कर रही, 25,000 रुपए का इनाम है और उम्मीद की जा रही कि हो सकता है अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उनकी इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। तो कह सकते हैं कि अब लगातार उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए रास्ते की बात करें तो अभी भी कानूनी रूप से ऊपर की अदालत में, इससे ऊपर की कोर्ट में वो अपने लिए अर्जी दाखिल कर सकती है, हाईकोर्ट तक जा सकती है। तो अभी रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में आज उनकी इस याचिका को जो अग्रिम जमानत की थी उसको खारिज कर दिया, तो ये कहा जा सकता है कि आप आने वाले कुछ दिन तो उनके लिए मुश्किल जरूर होंगे जब तक उन्हें कोई कानूनी मदद मिलती है, कानूनी राहत मिलती है। उससे पहले पुलिस उन तक पहुंच भी सकती है, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, उनकी इनाम राशि जब तक नहीं पकड़ी जाती तो बढ़ाई जा सकती है। और राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक दल, क्योंकि चुनाव की जो सरगर्मियां वो तेज हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उनसे किनारा कशी करना शुरू कर दिया। जी, बनी रहिए इस खबर पे, अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी खबर पे आप बने रहिए। आपको बता दें, शाइस्ता परवीन को कोर्ट से झटका लगा है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। वही इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के एक परिवार का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्य ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
माफिया अतीक के भाई अशरफ और बेटे अली अहमद के साथ ही गिरोह के कई लोग भी गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। अतीक अहमद के परिवार का यह वीडियो हैरान कर देने वाला है। ये वीडियो एक शादी समारोह का है। वीडियो में तकरीबन 7 साल पुराना बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से ये वीडियो वायरल किया हो रहा है, जिसमें तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुएब जी जुड़े हुए हैं। सुएब जी, ये कितने साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है? देखिए, दरअसल इस बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जाता, लेकिन 6 से 7 साल पुराना किसी शादी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि किसकी शादी का है इसके बारे में बहुत पुख्ता तौर पर नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इसमें बंदूकों का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो जरूर हैरान करने वाला है। खासतौर से उसमें जो अतीक के भाई अशरफ और अतीक का बेटा वो जो उसमें दिखाई दे रहे हैं फायरिंग करते हुए, साथ ही साथ जो उसके समर्थक है एक साथ कई राउंड की फायरिंग की जा रही है, वो इस बात को संकेत करे कि किस तरह से देखिए असलहों के साथ खेलने का इनका पुराना शौक रहा है। और ये वीडियो इस बात को साबित कर रहा है कि किस तरह से देखिए इस वीडियो में जिस तरह से एक छोटे बच्चे से भी जिसमें अतीक का ये बेटा दिख रहा है, इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, ये तब का वीडियो है। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बचपन से इनका शहर के बीच में खेलने का शौक रहा है। और शायद ये इसका एक जीता जागता सबूत है कि किस तरह से देखिए कि फायरिंग की जा रही है। न सिर्फ बच्चे से फायरिंग कराई जा रही बल्कि उसको किस तरह से पिस्टल पकड़ी जाती है उसको पकड़ना सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ अशरफ जो है वो भी मौजूद है, वो भी खुद फायरिंग करता है, साथ ही समर्थक भी एक साथ कई राउंड फायरिंग कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि लगातार फायरिंग करके एक तरह से खुशी मनाई जा रही है, जश्न के दौरान की तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि ये जरूर है कि उसके बाद से ही कोर्ट ने जिस तरह से सख्त आदेश दिया था तो ये परंपरा लगभग शोएब, इस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? देखिए, काफी पुराना वीडियो है, वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस के अब संज्ञान में आता है। हालांकि ये नया वीडियो नहीं है, इससे पुलिस इस पर अब आगे क्या कार्रवाई करती है। इसमें से 2 लोग अशरफ और अगर ये बेटा अली ही है अतीक का, तो ये दोनों फिलहाल जेल में है। तो ऐसे में पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है, उसमें और जो लोग हैं हो सकता है कि उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए या उनसे इस पूरे घटनाक्रम, क्योंकि ये वीडियो पुराना होने के बाद उमेश पाल की हत्या के बाद से काफी चर्चा में है। तो ऐसे में अब जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि पिछली 14 बैठकों के दौरान दोनों सदनों में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्रवाई एक भी दिन नहीं चल पाई। आपको बता दें, लगातार कई दिनों से सदन की कार्रवाई स्थगित की जा रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर खूब हंगामा कर रहा है। इसको लेकर लगातार संसद की कार्रवाई लगातार कई दिनों से स्थगित चल रही है। सदन की कार्यवाही में किसी भी बिल पर अभी तक कोई ढंग से चर्चा नहीं हो पाई है। लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर राहुल गांधी और जेपीसी की मांग कर रहा है अडानी मुद्दे पर, जिसके चलते संसद की कार्रवाई स्थगित हो रही है। फिलहाल आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
आपको बता दें, सदनों की नारेबाजी की सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा सदन की कार्रवाई। वहीं सदन का बजट सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खास करके अदानी के इश्यू पे, सारे 18-19 पार्टियां एक होके एक कॉमन मुद्दा था कि अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और अदानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। तो उसको अमीर बनाते गए। इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जोर देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं। काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। नफरत से भरे हुए लोग आज
झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नगर निगम विभाग की 8,731 करोड़ की 2029 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे ज्यादा नगर निकाय रखने वाला राज्य है। 762 नगर निकाय हमारे पास हैं और 762 नगर निकाय के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर इसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। 7 करोड़ की आबादी, अनुमान करिए देश के अंदर कितने राज्यों की आबादी 7 करोड़ होगी। मामुश्किल 4-5 राज्य हैं, शेष की आबादी 7 करोड़ से कम है। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में अब तक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराया जाता है। 17 लाख से अधिक। और अगर ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ देंगे तो भाइयों बहनों इसकी संख्या 54 लाख है। 54 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक आवास उपलब्ध हो जाना। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को। 15 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी भी है। अनुमान कर लीजिए सरकार कैसे कार्य कर रही है। आज हमारे नगर केवल नगर नहीं है, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था। उनमें से 10 उत्तर प्रदेश की भी थी। उनमें भारत सरकार के सहयोग से नगर विकास के अंदर नगरीय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर जो 7 नगर निगम थे उन्हें राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी
के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है और देश के अंदर इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश का नगर विकास नंबर 1 पर आया है। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से वह उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे सम्मानजनक मानदेय हर सफाई कर्मचारी को और खासतौर पर शिविर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करवाएगी और सरकार आज मैं आपको जब हम इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आए हैं तो इस अवसर पर मुझे आप सबसे इस बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। वहीं इस वक्त कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। 35 साल के युवक का शव घर में बरामद किया गया है। कई दिनों पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। शव से दुर्गंध उठने पर मौत की जानकारी सामने आई। गैस एजेंसी का संचालक बताया जा रहा है मृतक विजय कुमार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कारणों की आत्महत्या की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें गैस एजेंसी का संचालक मृतक बताया जा रहा है। पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की चर्चा की बात सामने आई है। आपको बता दें कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। 35 साल के युवक का शव घर से बरामद किया गया है। वहीं हमीरपुर में 5 वर्षीय बच्चे का शव नदी में तैरता मिला। बता दें कि कुछ दिन पहले परिजनों के साथ घर आते समय बच्चा गायब हुआ था, तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायल मंदिर में दर्शन के बाद लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। खबर उन्नाव से, जहां ज्वेलर्स की दुकान में महिलाओं के टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। बता दें महिलाओं ने दुकान से 75,000 रुपयों का माल पार कर दिया। महिलाओं का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं उन्नाव से, जहां खेत में आग लगने से खड़ी जलकर खाक हो गई, जिसमें किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वहीं किसानों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियों के मौके पर नहीं पहुंची, जिससे थाना अचलगढ़ के ग्राम लेवल में 6 बीघा गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग जलकर राख हो गई। वहीं अलीगढ़ के थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 83 में ट्यूबवेल खराब होने से पानी की सप्लाई बंद हो गई। वहीं इस वार्ड में तकरीबन 100% से अधिक मुस्लिम आबादी है। रमजान के पाक महीने में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया पंप को खराब हुए, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो वहीं सब्र का बांध टूटने से लोग सड़कों पर उतरे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।